ये सारे फ्रेंड्स अपनी बैचलर ट्रिप एंजॉय करने के लिए फॉरेस्ट के एक ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे अनजान शिकारियों का झुंड रहता था जो जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का मांस खाते थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ की नदियों में हमें कुछ लोग दिखाए जा रहे थे जो कि राफ्टिंग करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम रॉन था। रॉन की तो कुछ महीनों के अंदर शादी होने वाली होती है, तो इसीलिए अब रॉन के सारे दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो बैचलर ट्रिप एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि शादी के बाद तो रॉन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। रॉन के साथ तो उसका भाई भी मौजूद था जिसका नाम एल्बर्ट होता है। बाकी सब उसके दोस्त थे जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। उन्होंने तो प्लान बनाया था कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाकर अच्छी तरीके से कैंपिंग करेंगे और एकदम नेचुरल तरीके से सारी चीजें एंजॉय करेंगे। अब उनके साथ स्टीव नाम का एक गाइड भी होता है। स्टीव को ऐसी जगह पर आने और सरवाइव करने का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। अब यहाँ स्टीव की भी चौंका देने वाली बैक स्टोरी थी। स्टीव कुछ साल पहले अपने फादर के साथ इसी तरीके के फॉरेस्ट में आया जाया करता, लेकिन इसी तरीके से एक बीहड़ वाले इलाके में ट्रैवल करते टाइम उसके फादर की मृत्यु हो गई। अब वो कैसे हुआ और किसने किया स्टीव को बिल्कुल भी समझा नहीं था, लेकिन उसके बाद स्टीव ने ये काम छोड़ा नहीं बल्कि उसने इस काम को प्रोफेशन बना लिया और इसी तरीके से कई सारे टूरिस्ट की हेल्प करता है ताकि वो इस जगह की पूरी नॉलेज अपने पास रखे। अब वो सारे फ्रेंड्स राफ्टिंग करते हुए एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस जगह से जमीन पर आते हुए स्टीव ने एक और बात बताई कि ये पूरा प्लेस जो तुम देख रहे हो ये काफी ज्यादा बदनाम है अपने खतरनाक चीजों के लिए। न्यूज में ये बात बहुत ज्यादा फैली है कि यहाँ कई सारे लोग मारे गए हैं और अभी तक उनका कोई रीजन पता नहीं चला कि ये कौन कर रहा है। अब तक उन सारे लोगों के मरने की संख्या 100 के ऊपर हो चुकी है। इस बात से बाकी लोग तो एकदम सोच में पड़ गए कि वो भी तो उसी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन स्टीव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस जगह पर बहुत बार आ जा चुका है, तो उसे हर एक चीजें पता है और हमें कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ उन्हें ठंडी लग रही थी तो वो किनारे पर बैठ गए अपने कपड़े निकाल कर। वो सब एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी अचानक फॉरेस्ट में से किसी के बंदूक चलाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर सभी एकदम चौंक गए कि ये क्या है। तब जाकर स्टीव उन्हें कंफर्टेबल कराता है कि जरूर ये कोई शिकारी होगा और वो यहाँ पर शिकार करने आया होगा जानवरों का। हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है और अपने ट्रिप को एंजॉय करना है। अब यहाँ स्टीव की बातों को सभी लोग मानने लगे थे क्योंकि उसे ही यहाँ का पता है, पर थोड़ी देर में सभी इतनी मुसीबत में पड़ने वाले हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। उन्हें आए हुए यहाँ पर एक दिन से ज्यादा हो चुके थे, इसीलिए फिलहाल वो अपनी कार के पास जाने का डिसाइड करते हैं। ट्रेवल करते हुए रॉन का भाई एल्बर्ट थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन रॉन उसे समझाता है कि हम सभी साथ हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटा सा खिलौना मिला। ये एक डॉल थी जिसे किसने यहाँ पर रख दिया था। अब उन्हें नहीं समझता कि किसी बच्चों की छोटी डॉल यहाँ पर कौन रख के जा सकता है। फिर भी वो उन्हें उठाकर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ ट्रेवल करते हुए सामने की तरफ उनकी कार दिखाई दे रही थी जो एक ओपन एरिया में पार्क की होती है। सिंपली उन्हें वहाँ पर जाकर बैठना था और यहाँ से निकल जाना था, लेकिन तभी एक और गोली चलने की आवाज आई। सभी लोग सोच रहे थे कि ये वही शिकारी है जो जानवरों को पकड़ रहा है, लेकिन इस बार जो गोली चली थी वो सीधा उनके एक साथी विंसेंट के हाथ पर लग गई। अच्छी बात हुई कि विंसेंट को वो गोली साइड से छू कर गई, इसीलिए उसके हाथ पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सभी लोग जल्द से जल्द कार के पीछे चले जाते हैं विंसेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। वो सब समझ गए थे कि ये शिकारी जानवर का शिकार नहीं कर रहा है बल्कि उन सभी पर हमला करने का ट्राई कर रहा है। वो सब तो उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन लग नहीं रहा था कि शिकारी मारने वाला है। उसके तो हर वक्त नजर उन लोगों पर है कि वो क्या करना चाहते हैं। प्रॉब्लम की बात ये थी कि कार के टायर भी पंक्चर्स हो चुके थे और ये हो सकता है कि उसे शिकारी ने किया हो। जल्द से जल्द विंसेंट के घाव पर पट्टियां बांधी जाती हैं और वो सोच रहे थे कि कार लेकर यहाँ से चले जाएं। पर तभी एक और गोली चलती है जो सीधा आकर उनके कार में लग गई। इससे वो सब इतना तो समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए ये शिकारी उन्हें जाने नहीं देने वाला। और जो पहली बार स्नाइपर फायर की गई थी वो शायद उनके लिए ही होती है, ना कि किसी जानवर के लिए। यानी अब वो सब एक तरीके से फंस चुके हैं उस स्नाइपर के बीच, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो शायद वो शिकारी उन्हें मार देगा। वो सब तो चिल्ला चिल्ला कर शिकारी को बोल रहे थे कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। उस जगह पर जितने भी रॉन के साथी मौजूद थे सबके सब डर चुके होते हैं। उन्हें कैसे भी वहां से निकलना था, लेकिन उनके सामने स्नाइपर है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो शिकारी उन्हें मार सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ रॉन का भाई एल्बर्ट उन्हें समझाता है कि हमें फॉरेस्ट के अंदर भागना चाहिए। इस खुली जगह पर हम कभी भी स्पॉट किए जा सकते हैं। एल्बर्ट की ये बात सभी को अच्छी लगती है, इसीलिए वो लोग भागते हुए फॉरेस्ट में चले गए। लेकिन जो शिकारी उन पर हमला कर रहा था वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। जैसे लगता है कि वो सच में चाहता है कि ये सभी लोग फॉरेस्ट में चले जाएं। इससे वो सभी
उसके नजर में रहेंगे। अब यहाँ भागते हुए रॉन का मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। अब यहाँ बाकी लोगों के पास उनका मोबाइल फोन नहीं था क्योंकि उन्होंने कार के अंदर रख दिया होता है, तो इसीलिए रॉन और स्टीव ने कैसे भी करके उसके मोबाइल फोन को लिया और वहाँ से भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो मोबाइल फोन से डायरेक्शन ढूंढ लेंगे या फिर किसी से कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें भी नाकामयाब हो जाती हैं क्योंकि उनके मोबाइल फोन में ना तो नेटवर्क था और ना ही जीपीएस सिस्टम काम कर रहा होता है। यानी वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट के बीचों बीच स्नाइपर के चारों तरफ फंस चुके थे। पता नहीं वो शिकारी कहाँ पर है और किसे मारेगा। पर अब रॉन और एल्बर्ट को याद आता है कि उसने मोबाइल फोन में एक वीडियो निकाला था। ये तब की होती है जब वो इस प्लेस पर आ रहे थे और उस वीडियो में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो इस जगह से दूर लेकर जाती हैं। रॉन और एल्बर्ट ने ये चीजें स्टीव को दिखाई ताकि वो ये चीजें समझकर उन्हें वहां पर लेकर जा सके। स्टीव ने उन लोगों को अच्छी तरीके से देखा और अब वो भागने लगे दूसरी तरफ। अब यहाँ रास्ते में अचानक एल्बर्ट का पैर एक गड्ढे में गिर जाता है। इससे उसे थोड़ी सी चोट लगी थी और पैर में थोड़ी सी सूजन आ गई होती है। अब यहाँ एल्बर्ट का भाई रॉन ये चीजें गौर से देख रहा था क्योंकि उसे ये मोमेंट वापस याद आ रहा होता है। सेम ऐसा ही हुआ था कुछ महीनों पहले जब वो अपनी फियांसे लीना के साथ बीच पर मौजूद था। लीना को भी इसी तरीके से पैर पर चोट लगी थी और वो चल नहीं पा रही थी। अब रॉन को ऐसा सेम विजन अपने भाई के साथ कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटने लगा था। पर फिलहाल वो फोकस करते हैं कि वो कैसे भी यहाँ से निकल जाए। आइडिया नहीं कि आखिरकार शिकारी कहाँ पर हो सकता है। वो सभी आखिरकार ट्रेवल करते हुए एक ग्रेव के पास पहुंच जाते हैं। उस जगह पर एकदम ताजे फ्लावर्स रखे गए थे जैसे अभी अभी किसी का फ्यूनरल किया गया हो। पर इतने सुनसान फॉरेस्ट में आखिर ये कौन कर सकता है उन्हें नहीं समझता। अब यहाँ थोड़ी देर तक चलने के बाद उन्हें एक लेक दिखाई देती है। जैसे ही वो लेक के पास गए तो उस जगह पर एक लेडी भी खड़ी थी। बाकी दोस्तों को लगा कि आखिरकार वो बच गए हैं, वो इस लेडी से मदद मांग लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। पर यहाँ सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब यहाँ रॉन का एक साथी जिसका नाम लिन होता है वो कैसे भी करके उस लेडी के पास जाने लगा मदद मांगने के लिए, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो लेडी बंदूक उठाती है और सीधा शूट कर देती है लिन के सर पर। लिन बेचारा वहीं गिरकर मारा गया। बाकी लोग ये देखकर एकदम स्तब्ध रह जाते हैं और डर के मारे वहां से जल्दी भागने लगते हैं। किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो शिकारी उन्हें तब से परेशान कर रहा है वो एक लेडी है और अभी अभी उसने उनके दोस्त को मार दिया है। रॉन तो अपने भाई एल्बर्ट, स्टीव और विंसेंट के साथ पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अनजान सी लेडी शिकारी तुरंत ही लिन के पास आती है और चेक करती है कि वो मर गया कि नहीं। पता नहीं अब ये उसके बॉडी के साथ क्या करेगी। पर अब बारी है रॉन और उसके बाकी दोस्तों की जो फॉरेस्ट में लगातार भागते जा रहे हैं। वो सभी तो एक साथ छोटे से गड्ढे में आकर छुप गए थे जिसमें कि एल्बर्ट तुरंत ही कहता है कि हमें अगर बचना है तो एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग होकर भागना होगा। इस तरीके से अगर कोई बचकर बाहर निकल भी गया तो वो बाकियों के लिए मदद ला सकता था। अब यहाँ एल्बर्ट ये सारी चीजें इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि उसके पैर पर बहुत चोट लगी थी और उसे पता था कि इसका इलाज अगर नहीं किया गया तो उसके पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ विंसेंट बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसे ये पता होता है कि अगर वो सब अलग हुए तो मारे जाएंगे। उन सभी में लगातार डिस्कशन चलती रहती है इन्हीं चीजों के ऊपर। लेकिन यहाँ रॉन तो बार बार अपने ही ख्यालों में खो जाता है और वो देख पा रहा था अपने फियांसे को जब उसके पैर में चोट लगी थी और वो रूम के अंदर थे। रॉन उसका फर्स्ट एड तो कर रहा होता है लेकिन लीना बहुत अजीब तरीके से उसे देख रही थी। वो तो रॉन से प्रॉमिस कराती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रॉन ने भी डायरेक्ट कह दिया कि वो उसके साथ हमेशा ही रहेगा। अब यहाँ फॉरेस्ट में रॉन के सभी लोग भागते हुए एक ऐसे प्लेस पर आ गए जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जो फॉरेस्ट के बीचों बीच था। अब उस घर को देखते हुए उन्हें थोड़ा सुकून मिला और इसीलिए सभी लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर तो एक रिसेप्शनिस्ट मौजूद थी, इसीलिए वो लोग उससे बात करने लगे कि हमें हेल्प के लिए कॉल करना है। रिसेप्शनिस्ट साफ कहने लगी कि यहाँ नेटवर्क ना आने की वजह से तुम्हें टेलीफोन से ही कॉल करना होगा। वो सब तुरंत ही 911 डायल करने लगे ताकि मदद के लिए बुलाया जा सके। लेकिन कॉल कनेक्ट होता और वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को बता पाते इससे पहले ही एक गन शॉट की आवाज आती है। वो गोली सीधा आकर उस रिसेप्शनिस्ट को लग जाती है जो वहीं पर गिरकर मर गई। इस बात से बाकी लोग एकदम चौंक गए और नीचे जाकर छुप जाते हैं। यानी ये बात साफ थी कि वो फीमेल शिकारी यहाँ पर पहुंच चुकी है। शायद वो उन सभी की हर एक चीजों के ऊपर नजर रखी हुई है और उन्हें जब तक मार नहीं लेगी उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। सभी लोग नीचे बैठ गए थे अपनी जान बचाकर क्योंकि सामने की तरफ भी वो शिकारी लेडी थी। उसके हाथ में गन होता है और शायद वो उनके ऊपर कभी भी फायर कर सकती है। अब गोली लगने के बाद रिसेप्शनिस्ट तो मर गई थी लेकिन रॉन की नजर जाती है अपने फ्रेंड विंसेंट की तरफ। बेचारे विंसेंट को वही सेम गोली आकर लगी थी और वो नीचे गिर गया था। यानी इससे पता चलता है कि उस स्नाइपर का निशाना कितना तेज है। वो एक ही बुलेट से 2 लोगों को घायल कर सकती है। अब
यहाँ विंसेंट बेचारा मदद मांग रहा था, लेकिन रॉन उसे हाथ पकड़ के दिलासा देता है। स्टीव और एल्बर्ट तो यही बोल रहे थे कि उन्हें पीछे वाले रास्ते से निकल जाना चाहिए। अगर वो शिकारी लेडी अंदर घुस गई तो उनका बचना नामुमकिन होगा। पर यहाँ रॉन बेचारे अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो विंसेंट को नहीं छोड़कर जाएगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में एक और गोली चलती है। ये गोली सीधा आकर विंसेंट के सर में लगी और वो वहीं पर मर गया। बेचारा विंसेंट पहले से ही घायल था और अब वो उसकी जान भी चली गई है। यानी अब ये बात साफ है कि रॉन विंसेंट को छोड़कर जा सकता है अपने बाकी साथियों के साथ। अब यहाँ पर तो वो सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए हैं, तो कैसे भी वो पीछे वाले रास्ते पर जाते हैं और फॉरेस्ट वाले इलाके में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। एल्बर्ट और स्टीव के पैर पर तो बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी, इसीलिए उन्हें चलने में प्रॉब्लम भी हो रही होती है। बट दोनों एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ते चले गए, ये होप लगाकर कि आगे की तरफ उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। कई देर तक किसी तरीके से चलते रहने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। बेचारे अब इतने बेबस हो चुके हैं कि चाह कर भी निकल नहीं सकते। जहाँ पर भी जाते वो खतरनाक फीमेल शिकारी आ जाती। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो लेडी उन्हें मारना क्यों चाहती है। थोड़ी देर पर ही उन्हें अचानक वही लेडी दिखाई देने लगी जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर और हाथ में गन लिए उनकी तरफ बढ़ती चली आती है। पर इस बार रॉन, स्टीव और एल्बर्ट एकदम से परेशान हो गए। वो भागने के बजाय अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते। सिर्फ वो अब लेडी से इतना कहने लगे कि हमें नहीं पता तुम हमें क्यों मार रही हो। लेकिन ये भी अंदाजा लग चुका है कि यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए वो सब लेडी के सामने सरेंडर कर रहे थे कि वो उन्हें मार दे। लेकिन इतना बता दिए कि आखिर उसका पर्पस क्या है। अब इन सारी बातों से शायद उस फीमेल शिकारी के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो तो अब गन लेकर उनके पास बढ़ते रहती है और इशारा करती है यहाँ से भागने के लिए। रॉन, एल्बर्ट, स्टीव इतना डरे हुए थे कि वो मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस चीज से रॉन एकदम समझ गया था कि ये लेडी उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है, क्योंकि इसके पास चांस थे तीनों को एक साथ खत्म करने के। पर उस शिकारी ने उन तीनों को भागने का मौका दिया ताकि वो फैल जाए और फिर वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारे। लगता है जरूर इसके पीछे कोई खतरनाक रीजन हो सकता है जो थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं, वो भी फॉरेस्ट के बीचों बीच, और हमारे पीछे वो खतरनाक फीमेल स्नाइपर लेडी पड़ी हुई है जो हम सबको मारने के लिए ढूंढ रही है तड़पा तड़पा कर। तो इस प्रोसेस में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शिकारी फीमेल है और फीमेल्स का जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता। उन्हें कुछ भी सोचने समझने में टाइम लगता है और इसी का हम फायदा उठा सकते हैं वहां से निकलने के लिए। सबसे पहले हमें एक राइट डायरेक्शन ढूंढनी होगी जहां से ये फॉरेस्ट वाला एरिया खत्म होता है। अगर एक डायरेक्शन फिक्स हो गई तो उसी के आगे बढ़ते रहिए। इन चीजों के लिए हम हवाओं का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ज्यादा हवा बहेगी उसी डायरेक्शन में बहुत सारी आबादी हो सकती है। और इससे अगर क्लियर नहीं होता तो फीमेल स्नाइपर से दूर जाने के बाद हमें पेड़ के ऊपर चढ़ जाना है। लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर से आसानी से देखा जा सकता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। और अगर बात रही उस फीमेल स्नाइपर से बचने की, तो ट्राई करना है सैबोटैज होने का पूरे फॉरेस्ट के बीच में। ऐसे घास और कई सारे फूल पत्ते आते हैं जिसे अपने बॉडी पर अच्छी तरीके से ढकने पर आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। सेम ऐसा ही जैसा कि गिरगिट अपना रंग बदलते हैं शिकारी के आने के कारण। ये बात साफ है कि वो लेडी यहाँ पर कई सालों से रह रही है, तो उसे अपने शिकार को ढूंढने का अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है। इसीलिए अच्छा ऑप्शन ये होगा कि सबसे पहले हम अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा ले और फिर उसके बाद पेड़ पौधे ऊपर से डालें। इससे हमारे बॉडी की स्मेल भी चली जाएगी और हम आसानी से छुप भी सकते हैं। ये सारी चीजें मिलिट्री ऑफिसर्स भी अपनी जंग के दौरान यूज करते हैं और देखा जाए तो यही सबसे बेहतर तरकीब है अपने शिकारी से बचने के लिए। पर यहाँ एल्बर्ट, स्टीव और रॉन तो लगातार भागते ही जा रहे थे, पता नहीं वो बच भी पाएंगे कि नहीं। अब ये तीनों छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जरा सी भी गलती उस लेडी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर सकती है। वो फीमेल शिकारी तो अपनी स्नाइपर लेकर चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ कोई खेल खेल रही है और इस बार उसे अगर ये तीनों दिखाई दे जाएंगे तो वो उन्हें शूट करके मार देगी। अब यहाँ रॉन, एल्बर्ट और स्टीव चोरी चुपके एक पत्थर के पीछे आ जाते हैं। उन्हें समझ गया था कि ये बहुत ही शातिर शिकारी है, तो इससे अगर निपटना है तो हमें भी शातिर तरीके से काम करना होगा। एक समय पर वो देख पा रहे थे कि जिस पत्थर के पीछे वो छुपे हुए हैं वो फीमेल शिकारी उनसे ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर वो सब चाहे तो एक साथ मिलकर उस लेडी पर हमला कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रॉन इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अगर वो सब जरा भी लेट हुए तो उनमें से कोई भी मारा जा सकता था। रॉन तो कैसे भी अपने और अपने भाई को मरने तो नहीं दे सकता, इसीलिए अब रॉन ने एक तरकीब निकाली और उसने यहाँ से भागने का ही प्लान बनाया। वो कैसे भी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। शिकारी लेडी उस मोमेंट को सेंस कर लेती है और उस लकड़ी के टुकड़े के पास जाने लगती है, यानी उसका ध्यान यहाँ से पूरी तरीके से भटक चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो शुक्र मना रहे थे कि उनके और फीमेल शिकारी के बीच काफी डिस्टेंस हो चुका है, यानी वो थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं और यहाँ पर आराम कर सकते हैं। अब यहाँ कई घंटों तक ट्रेवल करते हुए वो एक खुले वाले एरिया में आ गए
उस जगह पर तो छोटे छोटे घर बनाए गए थे और बच्चों के लिए झूले भी होते हैं। वहाँ पर जाने पर थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ये पता चल रहा था कि इस जगह पर कुछ फैमिलीज रहा करती थी, लेकिन वो पूरी जगह अब एकदम सुनसान इलाका हो चुकी है। ना वहाँ पर बच्चे हैं और ना ही कोई लोग, ना ही वो लोग किसी से मदद मांग पा रहे थे और ना ही इस जगह पर आने से पहले उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया था। यानी टोटली वो हर तरीके से फंस चुके हैं। हमें पता चला था कि स्टीव की भी पैर पर चोट लगी थी उस जगह से भागते दौरान। उसकी चोट तो एल्बर्ट से काफी ज्यादा बड़ी होती है। लग रहा था कि बेचारे स्टीव का पैर ही टूट चुका है। स्टीव अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में ये कह रहा होता है कि हम सब एक साथ मिलकर उस लेडी को जाकर मार देते हैं, लेकिन रॉन और एल्बर्ट उसे समझा रहे थे कि हमें शांति से काम लेना होगा। जल्दबाजी हम सब में से किसी की भी जान ले सकती है। अब उस जगह पर बात करते करते उनके बीच एक हीट अप मोमेंट क्रिएट हो जाता है। विंसेंट जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वो कुछ भी बोलता चला जा रहा था। स्टीव ने तो अब यहाँ रॉन को एक सच्चाई बता दी गुस्से में आकर कि तुम अपने भाई एल्बर्ट से जो इतना प्यार करते हो उसने ही तुम्हें धोखा दिया है। यानी एल्बर्ट ने अपने बड़े भाई रॉन की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी और उसके साथ रात भी गुजारी थी। रॉन को जब ये सच्चाई पता चली तो वो सह नहीं पाया। वो अपने भाई की तरफ जब देखता है तो एल्बर्ट अपने नजरें नहीं मिला पा रहा था। इस वजह से रॉन ने अपने भाई एल्बर्ट को काफी मारा। एल्बर्ट भी अब काफी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। शायद वो अब अपने भाई रॉन के पास वापस कभी नहीं आएगा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। अब यहाँ स्टीव जिसने की ये सच्चाई बताई थी और उन दोनों भाइयों के बीच में दूरियां बना दी होती है, उसे जब पता चला कि वो सब आपस में ही लड़ते रह जाएंगे तो वो उन्हें मार देगी। इसीलिए वो रॉन के पास आकर कहता है कि अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो, हमें एक साथ रहना है और यहाँ से निकलना है। पर अब रॉन उससे भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो स्टीव को झटका देकर अपने से दूर हटा देता है और वहाँ से जाने लगता है। यानी अब वो तीनों साथी एकदम से अलग हो चुके हैं और शायद अब उस फीमेल शिकारी के लिए शिकार करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि अब इन तीनों साथियों में यूनिटी नहीं रही। रॉन तो अब काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ पर मौजूद एक छोटे से घर में चला जाता है। उसके दिमाग में तो अब बहुत सारी चीजें घूम रही होती है। अब यहाँ रॉन जल्द से जल्द उस अनजान घर में जाकर थोड़ी छानबीन करने लगता है। उसे थोड़ी डिटेल निकालनी थी कि इतने फॉरेस्ट के बीचों बीच ये सुनसान घर किसके हैं और अगर कोई भी उन्हें रहता हुआ मिल गया तो वो उनसे मदद मांग सकता था बाहर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर रॉन जब घर के अंदर घूमता रहता है तो उसे कई सारी अजीब चीजें दिखाई दी। जैसे कि उसे पता चला कि जो फीमेल शिकारी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है उसकी तो एक बेटी भी थी और वो यहीं पर उसके साथ रहा करती। यानी इनडायरेक्टली रॉन उसी शिकारी के घर में आ चुका है और हो सकता है कि कभी भी वो शिकारी यहाँ पहुँचती ही होगी। अब रॉन के पास चांस था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि उस शिकारी से बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए वो एक आर्टिकल तक पहुँचा जहाँ पर वो शिकारी जिसका नाम एमा था उसकी एक छोटी बच्ची होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये साफ छपा था कि उसकी बेटी को मार दिया गया। ये कुछ हाइकर्स और टूरिस्ट का काम था जो इस फॉरेस्ट में चले आए थे और फिर बेरहमी तरीके से एमा की बेटी को मार दिया। अब यहाँ कहीं न कहीं रॉन समझ चुका था कि वो फीमेल शिकारी उन्हें क्यों मारने की ट्राई कर रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद वो बदला लेने का ट्राई कर रही है हर उस इंसान से जो यहाँ पर ट्रेवल करने आता है और टूरिस्ट बनकर आता है। इसीलिए एमा बिल्कुल भी उनसे पूछताछ नहीं करती और सीधा उन्हें मार देती है। अपनी छोटी बच्ची को सामने मरते हुए देखना कितना दुखद होगा ये एमा ही समझ सकती है। रॉन भी इस मोमेंट पर थोड़ा इमोशनल हो गया था और वो सब कुछ सोच पा रहा होता है कि एमा के ऊपर क्या बीत रही होगी। साइड में अब यहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें कुछ फुटेजेस होती हैं। रॉन वहाँ से जाने के बजाय उन फुटेजेस को अच्छे से देखने लगा जिसमें ये सब रिकॉर्डिंग थी जो एमा अपने कैमरे से कर रही होती है। ये तब का मोमेंट था जब उसकी बेटी की जान जाने वाली थी। कुछ हंटर्स या फिर टूरिस्ट का ग्रुप काफी ज्यादा ड्रंक थे। वो वहाँ पर नदी के किनारे पहुंच गए जहाँ एमा अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर रही थी। एमा के हस्बैंड के मरने के बाद उनकी सिटी में रहना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए वो अपनी बेटी और अपना जिंदगी गुजारने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आ गई। लेकिन उस दिन ऐसी चीज हुई जिसने एमा की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। उन सारे ड्रंक टूरिस्ट ने बहुत ही बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया एमा के साथ। उन सभी के हाथ में राइफल मौजूद थी और जब एमा उन सभी को रोकने की कोशिश करती है तो उनमें हाथापाई होना स्टार्ट हो गई थी और इसी हिट अप मोमेंट में उन टूरिस्ट से वो गलती से गन दब गया और सीधा जाकर एमा की बेटी को लगा। एमा की बेटी वहीं की वहीं मर गई उसकी आंखों के सामने। बेचारी एमा कुछ नहीं कर पाई अपनी बेटी को मरते हुए देखकर, और शायद तब से ही एमा ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर आने वाले हर एक टूरिस्ट को जान से मार देगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाता और वो सोच नहीं लेती कि उसकी बेटी का बदला पूरा हो चुका है। रॉन अब यहाँ पर सब कुछ समझ चुका था। उस घर के अंदर कई सारे खिलौने रखे होते हैं जो ऑब्वियस बात है कि एमा की बेटी के थे, और जो खिलौने उन्हें फॉरेस्ट में आते टाइम मिले थे वो भी उसी के थे। उस समय अगर सब कुछ समझकर वो वापस लौट गए होते तो शायद आज उनका ये हाल नहीं होता। लेकिन अब क्लियर है कि वो एमा पहले जैसी नहीं रह गई। हालात ने उसे इतना खतरनाक शिकारी बना दिया है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जब तक वो सभी को मार नहीं लेगी उसे चैन नहीं मिलेगा।
रॉन अब ट्राई कर रहा था कि इसका सोल्यूशन वो कैसे ढूंढेगा। वो उसी घर के अंदर घूमता रहा कुछ ऐसे क्लूज का पता करने के लिए जो कि एमा की कमजोरी हो, क्योंकि इस तरीके से तो उसे मारा नहीं जा सकता। अब यहाँ हमें दूसरी तरफ एल्बर्ट दिखाया जाता है जो कि बहुत घायल हो चुका था। उसका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने खुद डिसाइड कर लिया होता है कि वो अकेला ही बाहर निकलेगा। वो भले ही एक रोड वाले रास्ते पर था, पर ये पूरी तरीके से खुला होता है जो किसी भी शिकारी को देखने में आसान होता था। थोड़ी देर बाद तुरंत ही एक गोली चलती है जो सीधा एल्बर्ट के पैर पर जाकर लगी। बेचारा एल्बर्ट को इतना पेन हो रहा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता, और अब उसे पता चल चुका है कि वो फीमेल शिकारी यहीं कहीं आ चुकी है। गोली की आवाज सुनकर तो रॉन और स्टीव भी समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं एल्बर्ट खतरे में है, इसीलिए वो दोनों भी जल्द से जल्द ट्राई करने लगे कि वो उसके पास पहुंचकर बचा लेंगे। रॉन बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि एल्बर्ट का अभी अभी उससे झगड़ा हुआ है और वो नहीं चाहता कि इस झगड़े के बाद उसका भाई मारा जाए। लेकिन जब तक रॉन और स्टीव उस जगह पर पहुंचते हैं, वो फीमेल शिकारी यानी कि एमा एल्बर्ट की एकदम ठीक सामने थी। उसके हाथ में गन होती है और उसने एक और गोली मार दी एल्बर्ट को। एल्बर्ट लेट गया था जमीन पर और उससे भीख मांग रहा था कि उसे छोड़ दो, लेकिन एमा के चेहरे पर कोई भी रहम वाली चीज दिखाई नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर तो सिर्फ बदले की आग थी जो उसकी बेटी के लिए है। रॉन और स्टीव वहां से थोड़ी ऊंचाई पर थे और जैसे ही वो जाते हैं तभी एमा ने तुरंत ही उसे शूट करके एल्बर्ट को वहीं मार दिया। रॉन जोर से चिल्लाता है अपने भाई के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब यहाँ आवाज करने पर तो एमा ने उन दोनों को भी स्पॉट कर लिया था, इसीलिए वो जल्द से जल्द एक स्नाइपर फायर करती है जो सीधा स्टीव के कंधे पर जाकर लगा। स्टीव भी अब बहुत घायल हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन रॉन को पता था कि एक जगह पर रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है, इसीलिए वो अनकॉन्शियस पड़े हुए स्टीव को अपने कंधे पर उठाता है और उसे आगे लेकर बढ़ने लगता है। एमा भी अब उन दोनों का पीछा करते जा रही थी और उसे पता था कि ये लोग फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकते। कई देर तक रॉन उसे लेकर चलता ही रहा, पर स्टीव अब एकदम से बेहोश हो चुका था। वो तो उठ ही नहीं रहा होता और लग रहा होता है कि मर जाएगा, लेकिन रॉन उसे उठाकर कैसे भी पथरीले वाले इलाके पर लाता है और उस जगह पर उन दोनों को छुपाने का ट्राई करता है। रॉन तो अब स्टीव के मोबाइल फोन से ट्राई कर रहा था कि नेटवर्क मिल जाए और वो दूसरे से कांटेक्ट कर ले, लेकिन उस फॉरेस्ट में कहीं भी नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं था। अब हर जगह पर ट्राई करने के बाद रॉन काफी परेशान हो गया क्योंकि एमा कभी भी उनके पास आकर उन्हें मार सकती है। लेकिन अचानक रॉन ने स्टीव के मोबाइल में अपनी होने वाली वाइफ यानी कि लीना का मैसेज देखा। तुरंत ही वो उन सारे मैसेजेस को चेक करने लग जाता है और फोटोज भी देखता है। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे रॉन की होने वाली वाइफ लीना और स्टीव एक साथ हैं और वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। स्टीव भी अब होश में होता है और रॉन को याद आया कि जब वो अपने काम से बाहर जा रहा था तो स्टीव उसके घर पर आया होता है। शायद तब से ही स्टीव और रॉन की वाइफ लीना का अफेयर चालू हो चुका था। रॉन को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पहले उसके भाई ने उसे धोखा दिया, फिर अब यहाँ स्टीव भी उसे छोड़ नहीं रहा है। रॉन तुरंत ही स्टीव के पास जाकर ये पूछने लगता है और स्टीव ने साफ कह दिया कि ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे करने के लिए कहा था। मैं उसके काम में हेल्प करने वाला था और उसके बदले वो मेरे साथ एंजॉय करेगी, यही डील हुई थी। रॉन अब इस बात से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने स्टीव को मारकर वापस बेहोश कर दिया। अब तो उसका दिमाग पहले से और ज्यादा खराब हो चुका है। रॉन ने तो अब डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, अगर वो शिकारी लेडी उसके सामने आएगी तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। वो भी पलटवार करके उसे मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। वो एक पागल मदर है जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती है हर इंसान से जो यहाँ से गुजरने की भी कोशिश करेगा। अब रॉन ने ये नोटिस कर लिया था कि एमा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी वो पहाड़ की ऊंचाई से देखकर उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करेगी। इसीलिए अब रॉन भी ऊपर जाने का सोचता है। उसने सबसे पहले बेहोश पड़े हुए स्टीव को खींचकर एक कोने में रख दिया और एक चाकू भी अपने पास रख लिया होता है। लेकिन अब रॉन के दूसरे हाथों में वो छोटा सा खिलौना देख रहे थे जो एमा की बेटी का था। अब पता नहीं वो उससे क्या करेगा, लेकिन बात क्लियर थी कि वो खतरे में पड़ने वाले। रॉन एमा को नोटिस करते हुए ऊपर चढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे टॉप पर पहुंच जाते हैं। एमा अपना स्नाइपर हर जगह घुमाकर चेक कर रही थी कि वो लोग कहां पर हैं। जरा भी वो दिखाई दिए तो उन्हें शूट करके मार देगी, क्योंकि अब देखा जाए तो सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, रॉन और स्टीव। बिना हमला किए स्टीव अब एमा के साथ गया और ऊपर की तरफ जाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। पहले तो एमा स्नाइपर रॉन की तरफ करके उसकी बातें सुनती है, लेकिन जैसे उसने रॉन के हाथ में चाकू देखा वो उसके पैर पर शूट कर देती है और एमा एक मोमेंट अवे थी उसकी जान लेने के लिए। लेकिन तब जाकर रॉन अपनी जेब से निकालता है और वो कुछ और नहीं था बल्कि एमा की बेटी की टॉय थी जो वो खेला करती। उसे देखकर एमा एकदम से वहीं रुक गई और सोच में पड़ जाती। रॉन भी उसे बताने लगा कि जो लोग ने गलती की थी उन्हें सजा मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरह हर एक इंसान बुरा होता है। रॉन
रॉन की इतनी सारी चीजें कहने के बाद एमा एकदम से स्तब्ध हो गई थी, जैसे लगा कि कोई उसे पहली बार मिला है जो उसे समझा रहा है, सेम उसके हस्बैंड की तरह जो बहुत ही अच्छा था। पर यहाँ रॉन भी जानता था कि अगर एमा को जरा भी चांस मिला तो वो उसे मार देगी। इसीलिए थोड़ी देर बाद वो एमा पर झपट पड़ता है उससे गन छीनने के लिए। दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होने लगी थी। अच्छी बात हुई कि उसका स्नाइपर दूर जाकर गिर गया था, जैसे कि रॉन पूरी कोशिश कर रहा था कि एमा वापस ना ले ले। बहुत देर तक ये झगड़ा चलता रहा, लेकिन रॉन ने आखिरकार वो स्नाइपर अपने हाथों में ले लिया था। उसने तो एमा पर पॉइंट करते हुए ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बेटी मरी है तो तुम इसका बदला हर एक लोगों को मार कर लोगी। जो तुम इंसाफ चाहती हो वो कब का मिल चुका है और उन सारे लोगों को जेल में बंद किया गया है। और इसी वजह से रॉन एमा को बार बार समझाता है कि तुम बदल जाओ, तुम भले ही अपनी बेटी से प्यार करती थी पर ये सही वे नहीं है। अब एमा को पता चल गया था कि वो उससे लड़ नहीं सकती, इसीलिए वो एक ऐसी चीज कर देती है जिसकी एक्सपेक्टेशन रॉन ने नहीं की थी। एमा सीधा उस पहाड़ की ऊंचाई से जंप लगाकर अपनी जान दे देती है। रॉन देखता ही रह गया, उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पर एक बात तो क्लियर थी कि उसकी जान बच चुकी है और स्टीव को यहाँ से वो लेकर जा सकता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में जो भी हुआ वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। हमारी ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।